दोस्तों नमस्कार। 30 सितंबर को बिहार प्रीलिम्स का पीटी होने वाला है, आप सब जानते हैं। पिछली बार साइंस में काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी लोग इसको लेके घबराए हुए थे, आशंकित भी हैं कि साइंस के क्वेश्चन इतना कठिन जो पूछ लिया गया, उसे हम कैसे टैकल करें या कैसे उसे हैंडल करें। इसीलिए आज हम आपके सामने ये देखिए, ये 68 का जो मेंस 68 का जो बीपीएससी पीटी का पेपर हुआ था, मैं उसके बायोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ कि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो सेगमेंट बायोलॉजी का अच्छा खासा पूछा जाता है कि कैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। बहुत अधिक हार्ड या बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कठिन क्वेश्चन नहीं था। अभी हम आपके सामने इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं या खोलते हैं। सिर्फ था क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पूछ लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, 1 सेकंड 2 सेकंड वहां पे रुके, सोचे और फिर आंसर दें। ना कि ऐसा पहले वाला कि विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है, रेटिनॉल, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो आज आप देखिए, पूरा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। इसमें परिवर्तन के कारण है, तो रंध्र होता क्या है ये बताइए। रंध्र क्या होता है, जो हमारा पत्ता होता है, वृक्ष, ट्री, पत्ता, उसका जो लीफ होता है वो क्या होता है, बंद होता है और खुलता है। ठीक है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो उसमें आप पढ़े होंगे, ये सवाल कई बार पूछा गया है। पोटासियम के कारण जो है वो खुलता है और बंद होता है, के, जिसको हम लोग कहते हैं पोटासियम का सिंबॉलिक होता है के, उसके कारण। तो उससे होता क्या है, दिन में जब सूरज निकलती है तो स्टोमेटा खुल जाता है और उससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे आप देखिए, तालाब होता है, नदी होता है और वृक्ष होता है। आप नदी किनारे बैठते हैं तो आपको ठंडा लगता है, थोड़ा ठंडा का महसूस होता है। आप वृक्ष के नीचे बैठते हैं गर्मी के मौसम में, आपको थोड़ी सी ठंड का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट आता है, सनलाइट जो आता है, वो पानी उसे नॉर्मलाइज कर देता है, वो उसे अवशोषित कर लेता है, तो वो हीट आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो पत्ते में उसी तरीके से जब स्टोमेटा ओपन होता है तो लीफ के अंदर, पानी के अंदर जो पत्ते के अंदर जो पानी होता है वो निकल जाता है। उस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसको, वाष्पो उत्सर्जन। आप पढ़े होंगे, उसको वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है, उस प्रोसेस को। ठीक है, उस प्रोसेस को वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। वही सवाल पूछा है कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, यही तो आंसर होगा ना भाई। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, या तो आपका विकल्प में पोटेशियम होता या कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्या इसमें अतरंगी पूछ लिया, कुछ अतरंगी नहीं पूछा। यदि आप 1 सेकंड के लिए सोचते, भाई प्रोटीन कहां से होगा, कोशिकाओं में प्रोटीन की संरचना, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति कहां से होगा, नहीं होगा ना। तो ये क्या समझ गए, हम उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए, इसी वाष्पोत्सर्जन जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है, इससे देखिए मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा वाला, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्वेश्चन यही है ना, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। अब देखिए होता क्या है, आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, एक प्रिज्म होता है, वहां से जब हम व्हाइट लाइट को यानी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 भागों में वो बट जाते हैं, आप पढ़े होंगे। तो आप और बहुत सारा क्वेश्चन फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ये, कि अवशोषित करना, हमें कौन सा जो कोई कलर दिखता है वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो सामने चीज होती है वो बाकी सभी कलर को अवशोषित कर लेता है और उस पर्टिकुलर कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें वो कलर दिखता है। जी सपोज कीजिए पत्ता हरा होता है, तो पत्ता हरा हमें क्यों दिखता है, जो सनलाइट से जो 7 प्रकार की रेज आती है तो बाकी को वो पत्ता अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और जो हरा है उसको परावर्तित कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो हमारे फिर आंखों पर, रेटिना पर पड़ता है, इसीलिए हमें पत्ते हरे दिखते हैं। आप समझ गए, अवशोषण का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। उम्मीद करते हैं अवशोषित का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जिस चीज को अवशोषित करता है वो हमें नहीं दिखाई देता है और जिसको रिफ्लेक्ट किया जाता है वो हमें दिखाई देता है। ये फिजिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है क्लोरोफिल, आप जानते हैं पेड़ पौधे में होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण कोई भी पत्ता हरा दिखता है, आप जानते हैं। अब कह रहा है तरंगदैर्घ्य, क्या आपने किसी भी पत्ते को लाल देखा है क्या, लाल या नीला,
किसी पत्ते को आपने लाल या नीला देखा है क्या? पत्ते हरे होते हैं, हरे होते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन कैसे कट जाएगा और बी कैसे कट जाएगा। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश के अगर हरे यहां पे हम लगा दें, हरे तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, तो भाई पत्ता हरा दिखेगा कैसे? अगर हरा को अवशोषित कर लिया तो हरा दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा ना। इसीलिए यहां पे इसका सी आंसर होता। ये दोनों तो सिंपल कट गया, ठीक है। तो लाल को वो अवशोषित कर लेता है, नीले को वो अवशोषित कर लेता है, हरे को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के, यहाँ पे हरा काट दीजिए नहीं तो फिर कहेगा कि आप गलत पढ़ा दिए। तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है तो लाल। आप भी जानते हैं कि लाल का तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है, आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हो। इसी तरीका से जो 69 बीपीएससी पीटी आप देने जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का सवाल हो, पॉलिटी का सवाल हो, क्योंकि 67 से पैटर्न काफी चेंज हो गया सवाल पूछने का। तो आप किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट पहले उसको पढ़ेंगे, 2 3 4 5 सेकंड उसको सोचेंगे कि पूछा क्या गया है, क्योंकि वो नहीं है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 3 4 2 अक्टूबर लगा दे निकल गए, नहीं। माइंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यही क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। कुछ नहीं है ना, कौन सा मेल सही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा और डी। ई तो खैर अतरंगी ऑप्शन आप भी जानते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या कहता है। सही नहीं है, क्या लिखा गया आपको? सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये लिखा है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। पर्णवृत्त जो पत्ती को तने से जोड़ता है, पर्णवृत्त। अब देखिए ये गलत है या सही है, ए उसको अभी हम नहीं देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बी और सी सही है या गलत है। अगर बी और सी सही होगा तो ए अपने आप गलत हो जाएगा, और साबित कर देंगे हम ए कैसे गलत है। क्या ये देखिए जो कमजोर तना होता है, जो पत्ता सीधा खड़ा नहीं होता, क्या उसको हम लता नहीं कहते? गांव गांव घर में जैसे हम लोग लौकी लगाते हैं, लौकी लगाते हैं ना, करेला का सब्जी होता है तो उसकी वो टहनी होती है जिसको हम लोग लता कहते हैं गांव घर में। क्या वो जड़ से सीधा खड़ा होता है क्या? कभी आपने देखा है कि जो लौकी का, कद्दू का या जो नेनुआ होता है, इन सब की जो लताएं होती है, कभी खड़ा होता है क्या? क्या वो तना से ही, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता लता, क्या वो तना से ही लता हम नहीं कहने लगते हैं? कहते हैं या नहीं कहते, ये बताइए। किसी भी आम के पेड़ को कभी हम लता बोले हैं? क्योंकि वो सीधा खड़ा होता है। लेकिन आप नेनुआ देखिए, लौकी देखिए, क्या होता है, जड़, जड़ के बाद वो सीधा पतला होना शुरू हो गया और लता के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। तो क्या ये ऑप्शन सही नहीं है क्या? बताइए, कह रहा कौन सा सही नहीं है, लेकिन ये सही है ना कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता कहते हैं। आप अगर थोड़ा सा सोच लेते ना कि यार गांव घर में तो ये डेली आपका सामना होता होगा उनसे। अगला देखिए, पर्णवृत्त पत्ते को तने से जोड़ता है। सही बात है। कुछ दिन के बाद देखते होंगे कि पत्ता अगर थोड़ा सा पक जाता है या अधिक हो जाता है तो वो फिर टूट जाता है, तो अलग हो जाता है। और यही पर्णवृत्त है ना जो पत्ते को जोड़ के रखता है टहनी से, जो पौधे की अलग अलग ब्रांचेज होती है उसको जोड़ के रखता है, पर्णवृत्त। ठीक है, तो ये भी सही है। अब कह रहा है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना है। एक पेड़ जो होता है, जो एक पेड़ होगा वो कंप्लीट होगा, उसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा। लेकिन यहाँ का क्या कह रहा है, आधार के पास शाखा। ये देखिए ये कोई पेड़ है, इसका इधर शाखा, ये शाखा, ये शाखा है, लेकिन ये इसका आधार, इसकी ये जड़ें हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कैसे होगा? पेड़ तो पूरा कंप्लीट होगा ना। समझ रहे हैं? तो ये इसका सही नहीं था पहले वाला, कि ये सही नहीं है। आप समझ गए? 137 का इसका ए आंसर है कि आधार के साथ ये पेड़ क्या होगा ना, पूरा कंप्लीट पेड़ होगा। जबकि अगर तना तक अगर रहेगा आप उसके पेड़ वृक्ष नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। अगला चलते हैं। अगला क्या है, आकार है सक्शन पुल के कारण पैरों में जो पानी बहुत ऊंचाई तक, चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है?
सही है। आ, पानी पौधे में जो है पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता कह रहा है। हम आपको अभी बताए थे कॉन्सेप्ट वाष्पोत्सर्जन का, बताए थे, और अवशोषण भी बताए हैं और वाष्पीकरण, तीनों बताए हैं। वाष्पीकरण कहाँ से होगा? किसी भी पौधा से क्या वाष्पीकरण होता है क्या? नहीं, वाष्पीकरण होगा तालाब से, नदी से, पोखर से। जब पेड़ पौधे के नीचे आप बैठते हैं उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो वाष्पोत्सर्जन होता है, ना कि वो वाष्पीकरण होता है। और अवशोषण क्या होता है? खींचना, सोखना। तो सक्शन पुलिकरण कह रहा है कि पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जब बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा ना। पेड़ में हम क्या बताए, पेड़ में, ट्री में पानी अवशोषण, वाष्पीकरण नहीं, वाष्पीकरण होता है नदी से। अवशोषण का मतलब होता है वहीं पर रुकना। लेकिन जब ऊंचाई तक पहुंच रहा है दैट मीन्स वाष्पोत्सर्जन। अब सपोज कीजिए हम आपको बता रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। कोई स्पंज होता है ना स्पंज, उसको केसी कत्व भी कहा, जैसे लालटेन होता है हम जब जलाते हैं, ऊपर में जलता है, तेल क्या होता है, ऊपर आते रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में पढ़े थे, केसी तत्व, केसी कत्व। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए कोई स्पंज है, पानी ऊपर उसको रख दीजिए, ऊपर से पानी वाष्पीकृत हो रहा है लेकिन नीचे से पानी आते जा रहा है कि नहीं आ रहा है। वही ये कह रहा है ना कि सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक तो पहुंच जाता है। उसको कहते क्या, अगर यहाँ पे कोई नदी तालाब होता पेड़ की जगह तो आप कहते वाष्पीकरण, लेकिन पेड़ में कभी वाष्पीकरण नहीं होता, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन सही होगा। आप समझ गए होंगे क्यों, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आपको फिर आप फंस जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सही हो जाएगा। भाई वाष्पीकरण तो होता नहीं है पेड़ पौधे में, अवशोषण तो होगा नहीं, तो फिर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं ये तीसरा सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसको स्वप्राकृतिक योग्य बनाता है? अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता ये बताइए। बिल्कुल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे में, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए, क्या पेड़ पौधे में केवल डीएनए होता है क्या पेड़ पौधे में आरएनए नहीं होता है? ये बताइए, पेड़ पौधे में क्या आरएनए नहीं होता है क्या? तो जब केवल डीएनए और केवल आरएनए लिखा है तो कैसे आंसर हो सकता है मेरे भाई? तो क्या होगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। समझ गए? निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है। अगर कोई मनुष्य, आप ही के अंदर अगर आप डीएनए नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, तो क्या आपका शरीर विकास करेगा? आपका शरीर ही नहीं बनेगा ना। तो वही क्या करा, स्व प्रकृति, स्व का मतलब क्या होता है, सेल्फ, अपना। तो वही कह रहा है स्व प्रकृति योग्य बनाता, अपने आप उसको। तो पेड़ पौधा को तो कोई पाल पोस के बड़ा नहीं करता है, वो अपने आप निकलता है। इसलिए कह रहा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति योग्य बनाता है। तो डीएनए और आरएनए, यहाँ पे ये तो नहीं कहा ना, कोई बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, जीवाणु विषाणु होते हैं, विषाणु जिसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, तो वो तो नहीं कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण जो स्व प्राकृतिक योग बनाता है। दैट मीन्स क्या विषाणु में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या? नहीं ना, विषाणु प्रोटीन का बना होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी क्वेश्चन जो था एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते आपसे बन जाता। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आइए, अगला सवाल आपका आता है 138 के जगह 136 नंबर, यही है हमारा सवाल। चलिए यहाँ पे सवाल है, ये तो कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, यहाँ पे ये फैक्चुअल सवाल है, ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर 10 सवाल पूछा अगर उसमें एक फैक्चुअल पूछ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कई बार पूछा गया, कंकाल के वे हिस्से, हमारा शरीर क्या, हमारा शरीर पूरा का पूरा एक कंकाल है। कंकाल है या नहीं है? अलग अलग पार्ट से, हाथ है, पैर है, हेड है, लेग है, स्टमक है, तो अलग अलग हिस्से हैं हमारे शरीर के, लेकिन पूरा का पूरा क्या है, हम लोग कंकाल कहते हैं ना, मानव कंकाल। डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं, ये मानव की कंकाल है, ये जानवर का कंकाल है। मतलब क्या, पूरा का पूरा उसमें स्ट्रक्चर बना रहता है। तो समझिए आप, जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, क्या है, कार्टिलेज। ये कई बार पूछा गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट बहुत अतरंगी सवाल नहीं था। जैसे हमारा कान का भी होता है कि हड्डी तो है, कंकाल है, कंकाल है, बट क्या है ना, हाथ की हड्डी की तरह सख्त नहीं है। तो ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सवाल सेक्सुअल था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो यार इतना बार पूछा गया ना, इतने एग्जाम में पूछा गया है कि गंध मचा हुआ है। लाइकेन और शैवाल मिलके, सॉरी, शैवाल और कवक मिलके लाइकेन बनता है। ये अधिक लाइकेन आप जानते होंगे, ऐसे भी यार लाइकेन, शैवाल और कवक। भाई कवक और बैक्टीरिया तो कुछ बनेगा नहीं, शैवाल और वायरस तो कुछ बनेगा नहीं, सिंपल है। लाइकेन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल नहीं है, ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा गया है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर, तो कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। ये बहुत अतरंगी सवाल नहीं था, ये बहुत बेसिक सा सवाल था। और बेसिक सवाल आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में गलत नहीं होना चाहिए था। अगर बेसिक सवाल आप गलत करते हैं, दैट मीन्स आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि इसका ये ए आंसर है। ठीक है, लेकिन मादा एनोफ्लीज को जो मादा क्यूलेक्स के से अलग अलग बैठती है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बायोलॉजी इतना हम भी पढ़े हैं, ये हम भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये अब क्यों पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, ये पूरी तरह अतरंगी सवाल है। अगर इस तरह के एक सवाल के, देखिए जो मैं है वो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस एक सवाल के लिए आप बायोलॉजी का कितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैंने जितना बायोलॉजी के सामान्य पुस्तकों में इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये मेडिकल के फील्ड में जो तैयारी कर रहा हूँ उन्हें पढ़ाया जाता हो तो दैट्स पॉसिबल। कभी कभी होता क्या है ना कि देखिए जैसे बीपीएससी है, तो हर फील्ड के लोग इसका एग्जाम देते हैं ना, जो मेडिकल का तैयारी किया हो, जो इंजीनियरिंग का तैयारी किया हो, तो चीज़ों को, बोर्ड को ना, आयोग को चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है। तो बैलेंस रखने के लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सेट किया होगा, चलो जो मेडिकल वाला होगा वो बना लेगा, और जो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होगा वो हिस्ट्री बना लेगा, मेडिकल वाला हिस्ट्री नहीं बना पाएगा। तो ये बैलेंस रखने के लिए कभी कभी इस तरह का सवाल दिया जाता है। वाकई मैंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, मतलब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो हम पढ़े भी थे तो उसमें ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उतनी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। जब ये क्वेश्चन पूछा था तो बाद में मैंने रिसर्च किया कि क्वेश्चन आया कहाँ से था यार, तो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है इसको, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो आप भी जय दिमाग मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को बचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कौन सा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में कौन विकसित करता है, आप जानते हैं, WBC। ठीक है, WBC प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है शरीर में। अब WBC किससे जुड़ा होता है, क्या प्लेटलेट से जुड़ा होता है क्या? आप जानते हैं मानव के शरीर में WBC होता है, RBC होता है और प्लेटलेट्स, ये तो एक अलग ही ना प्रकार होता है प्लेटलेट्स। तो RBC होगा नहीं, बता दिए, क्योंकि इसका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे उपयुक्त कोई नहीं। और प्लेटलेट्स होगा तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स, क्योंकि WBC का कनेक्शन लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट्स और WBC दोनों एक ही चीज होता है, लगभग एक ही। इसका काम है शरीर में एंटीबॉडी को विकसित करना। ठीक है, तो आप समझ गए, ब्लड है, तीन ब्लड का तीनों पार्ट है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स आप पढ़े होंगे, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आप समझिए ये क्वेश्चन लिम्फोसाइट्स हो सकता है, RBC सवाल पूछ ले, अगली बार प्लेटलेट सवाल पूछ ले, तो थोड़ा सा आप रुकेंगे, सोचेंगे तो बन जाएगा। कोई डिफिकल्ट या कोई कठिन या कोई अतरंगी सवाल नहीं पूछा गया था, ये बहुत सिंपल सवाल था। प्रतिरोधक क्षमता सामान्यतः पहले क्या होता, RBC ऑप्शन में आता था, इन्होंने इस बार क्या किया, RBC को ऑप्शन से हटा के लिम्फोसाइट्स दे दिया जो RBC के संलग्न है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है। हमने बायोलॉजी का सिर्फ, चूंकि बायोलॉजी सेक्शन से अधिक क्वेश्चन आता है तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपने स्तर पे देख लेंगे। अब टाइम भी नहीं बचा है कि उसका रिकॉर्ड किया जाए, और बायोलॉजी से सवाल अधिक पूछता है, इसलिए मैंने बायोलॉजी सेक्शन को उठाया था कि बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। ये लास्ट सवाल है, कह रहा मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन से कथन गलत है। यहाँ कह रहा क्या गलत है, ठीक है, मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ क्या होता है यार, ये हमारा शरीर है ना, इसके अंदर बोन है, हड्डी है, ये ऊपर से मांसपेशी लगा हुआ है। हम लोग कहते हैं किसी का मसल्स बहुत स्ट्रांग है यार, तो मसल्स का मतलब क्या होता है हिंदी, वही मांसपेशी होता है। चलिए, तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये बात सही है। ऐसा बताइए कोई भी मांसपेशियां, पैर का मांसपेशी क्या सिंगल है क्या, हाथ का क्या सिंगल है क्या? हर जगह की हमारी जो मांसपेशियां है ना वो डबल है, वो जोड़े में काम करती है। ठीक है, ये तो सही है ना, क्वेश्चन कर रहा कौन सा गलत है, तो मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये सही। आप सिंपल सोचते हैं कि यार सही बात, हमारे शरीर में हर
जो मांसपेशी मसल्स है वो डबल है, वो जोड़े में काम करती है। अगला कह रहा है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए जो भी मसल्स वाला आदमी होता है, जो जिम करता है, अगर आप भी करते होंगे, तो जैसे ही थोड़ा सा बाइसेप्स मारता है तो उसकी क्या होती है, वो मांसपेशियां छोटी भी हो जाती है, सख्त भी होती है और मोटी भी हो जाती है। जैसे तो ये क्या कोई इसमें कोई इस तरह का अतरंगी कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा गया। सिंपल कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये बात सच है। आप भी करके देखते होंगे, तो ये छोटी भी हो जाती है, मोटी भी हो जाती है, सख्त भी हो जाती है। चलिए, तो बी भी सही है। पूछ रहा कौन सा गलत है। अगला कह रहा है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। भाई हड्डी को कैसे धक्का देगा मांसपेशियां से? मांसपेशियां हड्डी को भी धक्का देती है, मांसपेशियां मांसपेशियां को भी धक्का देती है, ठीक है ना, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी धक्का देती है। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो, कुछ भी करते हो, तो शरीर का ही ले ले, तो मांसपेशियां अगर आपका सहयोग नहीं करेगा तो फिर कोई काम नहीं करेंगे। मानव कंकाल से कोई काम तो होता नहीं है। तो यही है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, नहीं, मांसपेशियां हड्डी को भी धक्का देती है, मांसपेशियां हड्डी को बांध के भी रखती है, मांसपेशियां खुद मांसपेशियां को बांध के रखती है। क्यों? क्योंकि आपका जो हमारा स्टमक है, पेट है, उसकी मांसपेशियां अलग होती है, लेग की अलग होती है, हैंड में देखिए यहाँ का अलग, यहाँ का अलग होती है। तो अलग अलग मांसपेशियां ऑलरेडी एक दूसरे को बांध, यहाँ पे क्या लगा दिया ना, केवल। अगर केवल नहीं होता तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन क्या कारण केवल हड्डी को धक्का दे सकते नहीं भाई, शरीर में मांसपेशियां का और सारा काम है। और एक चीज हम और बता दें आपको कि कुछ दिन पहले यूपीएससी का ट्रिक हुआ करता था, यूपीएससी जिसमें केवल शब्द लगा दिया, एकमात्र, बहुत अधिक, तो वो क्वेश्चन इस तरह का गलत हुआ करता था। तो बीपीएससी शायद उस ट्रिक को लगता है अपनाया है, जिसमें कुछ अतरंगी वर्ड आते हैं, वो सामान्यतः गलत होता है। तो आप एक बार उस तरह के अतरंगी वर्ड वाले सेंटेंस को रुक के थोड़ा सा सोचेंगे क्या ये सही है या गलत है, और उसके बाद आप फिर टिक आउट करेंगे। केवल को लेके ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो 10 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, 10 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और 69th का जो बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं, तो आप इसी आधार पे थोड़ा शांत मन से, थोड़ा शांत दिमाग से चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 69 के मेंस प्रोग्राम के लिए हम इसी तरह का क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। और जो 67 का इंटरव्यू होने वाला है, कुछ मेरे भी स्टूडेंट का इसमें मेंस का रिजल्ट हुआ है, मैं उसके लिए इंटरव्यू का भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि रिसेंट में क्या क्या चीज़ बहुत चर्चा में रहा है और इंटरव्यू में कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले भी पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीटी मेंस इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत हो, पीसीएस एग्जाम को लेकर या यूपीएससी के एग्जाम को लेकर, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।